प्यारे बच्चों नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जो आज की क्लास होने वाली है वो 6th क्लास के चैप्टर 2 के पार्ट 3 पे होने वाली है। ठीक है बेटा, इससे पहले भी मैंने 6th क्लास की इस चैप्टर के ऊपर 2 क्लासेस लिए और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि घटक का मतलब क्या होता है, यानी घटक या संगठक के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मैंने घटक के बारे में बताया था किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो उसको घटक कहलाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको पोषक तत्व के बारे में बताया था कि हमारे भोजन में उपस्थित जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन होती है, ठीक है, विटामिन्स होते हैं और खनिज लवण होते हैं। ठीक है, इन्हीं इन्हीं घटकों को हम पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं या पोषक तत्वों को हम घटक भी कहते हैं। ठीक है, मैंने पिछली कक्षा में ये भी बताया था आपको कि इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या ये प्रकार्य करते हैं। और ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है और जो हमारे प्रोटीन होते हैं उन्हें शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। और मैंने सबके बारे में आपको बताया था, जैसे कि विटामिन हमारी रोगों से रक्षा करती है। ठीक है, खनिज लवण हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए वगैरह के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सारी वीडियो में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को आप देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया उसका। ठीक है, बट आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा संतुलित आहार। संतुलित आहार को बच्चे हम कहते हैं इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है बेटा? बैलेंस डाइट का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे जो पोषक तत्व हैं वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा होता है, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं। तो ये सभी की सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन के अंदर क्या होना चाहिए? रुक्षांश होना चाहिए, उचित मात्रा में जल, यानी पर्याप्त मात्रा में जल भी होना चाहिए। मैंने आपको रुक्षांश का कार्य भी बताया था कि हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। हालांकि रुक्षांश कोई प्रकार का पोषक तत्व नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक यानी एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, जल की भी आपको पता है, जल भी एक माध्यम देता है हमारे शरीर को, जलीय माध्यम, जिसकी वजह से भोजन पचने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है और हमारा शरीर का अधिकतम भाग जल से ही निर्मित है। ठीक है, तो मैंने इन सब पोषक तत्वों के बारे में बताया था। तो अब सवाल बनता है कि हम ऐसे पोषक तत्वों को कैसे लें? क्या कोई सब्जी में से हमें पता चल जाए कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट है, ये वसा है, ये है? तो ऐसे तो आपको देखने में पता नहीं चल सकता अगर आप एक अच्छे डाइटिशियन से आपने एडवाइस नहीं लिए तो जब तक। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें क्या होना चाहिए कि हमें ऐसी डाइट खाना चाहिए जिसके अंदर ये सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। ठीक है, तो सामान्यतः हम डेली जो रोजाना खाना कहते हैं बेटा उसे हम आहार कहते हैं। लेकिन संतुलित आहार का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं जिसके अंदर हमारी शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ठीक है ना, विटामिन है, खनिज लवण है, और इनके साथ साथ में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश जिसे हम आहारी रेशे कहते हैं और जल भी हो। तो ऐसे आहार को हम क्या कहते हैं बेटा? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो मैंने संतुलित आहार की परिभाषा भी आपको लिख दी है, यहाँ पे नोट में बना दी है। ठीक है, अब बात आती है कि लोग सोचते होंगे कि या बच्चे आप भी सोचते होंगे कि भाई हम संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसके अंदर ये सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, तो हमें बड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक्सपेंसिव मतलब बड़ा कॉस्टली, को मतलब काफ़ी हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। पर बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, संतुलित आहार के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका रिच होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सामान्यतः घर में होने वाली चीज़ों से भी संतुलित आहार प्राप्त कर सकते हो। कैसे? जैसे कि मूंगफली होती है, ठीक है, मूंगफली होती हैं, सोयाबीन होती हैं, ठीक है, ये घरों में प्रयोग होने वाली होती हैं। और जैसे हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ है हमारा, ठीक है ना, चने हैं। चने मैंने आपको पिछली कक्षा में चने और उसके दाल के, मूंग की दाल के बारे में बताया था कि उनको हम अंकुरित बीज करके खाते हैं। ये अंकुरित बीज हो जाते हैं, मतलब कि जब हम इन्हें पानी में भिगो देते हैं तो उनमें से छोटी छोटी वाइट कलर की एक संरचना यानी उभार सा बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे बीज अंकुरित हो गए। तो ये जो भोजन होता है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। हेल्दी मतलब हमारे शरीर के लिए या अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो हम सामान्यतः इनसे भी संतुलित मतलब इनसे भी अपने आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा दक्षिण भारत का भोज्य पदार्थ है, यानी जो साउथ इंडियन फूड है, साउथ इंडियन कहना मेरे लिए मतलब कहना एक अलग है कि हम भारतीय वो हैं, हमारे भारत का अभिन्न, और मेरे को तो सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन फूड ही फ्लेवर ज़्यादा ही पसंद है। तो साउथ इंडियन फूड बेटा सिर्फ इसलिए नहीं होते
कि मतलब वो टेस्टी होते हैं, वो इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, यानी इतने पोषक तत्व होते हैं कि जो तुम्हारे शारीरिक के पूरी विकास करने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है, तुम्हारा अच्छी वृद्धि, अच्छे विकास करेंगे, ठीक है ना। इतने अच्छे होते हैं हमारे जो साउथ इंडियन फूड होते हैं, ठीक है। जैसे आपने उनमें किन्वित भोजन देखे हो, किन्वित भोजन मतलब फर्मेंटेटेड फूड कहते हैं इंग्लिश में उन्हें, यानी जैसे हमारी इडली होती है, जैसे भाप वगैरह में पचाते हैं, ठीक है। तो वहाँ तो आपको पता ही है कि साउथ इंडियन में, अगर हम साउथ इंडियन के भारत में ही अगर हम देखें दक्षिण भारत की तरफ में, तो जो सांभर वगैरह खाते हैं उसके अंदर इतनी सारी सब्जियां पड़ती हैं, इतने सारे स्पाइसेस मसाले पड़ते हैं, जिनसे हमें आवश्यक विटामिन भी मिल जाती है, प्रोटीन भी मिल जाती है और खनिज लवण भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस भोजन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। घर के अंदर गुड़ अवेलेबल होता है, गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं। तो किसी व्यक्ति को ज़्यादा पैसे खर्च ना करते हुए, यानी बहुत ज़्यादा व्यय ना करते हुए, पैसों का व्यय ना करते हुए, हम क्या कर सकते हैं, कम कीमत पे भी संतुलित आहार को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बेटा आपको बता देता हूँ कि संतुलित आहार, आप समझ में होंगे कि संतुलित आहार का मीनिंग क्या होता है। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए, अर्थ पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन में आता है, तो कैसे जवाब देना? वह आहार जिसके अंदर हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी उपलब्ध हो। तो ऐसे आहार को हम क्या कहते हैं बेटा? संतुलित आहार कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैंने एक शॉर्ट नोट बना दिया है, आप इसको एग्जाम के लिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लर्निंग कर सकते हो इससे, ठीक है। देखो भाई, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी सामान्यतः जो भी कुछ हम पूरे दिन भर में खा रहे हैं उसे हम सिर्फ आहार कह रहे हैं, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि, यानी आहार की आवश्यकता बेटा, देखो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। ना तो मतलब कोई पोषक तत्व का ज़्यादा मात्रा हो और ना ही कम। उचित का मतलब उचित बेटा, उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, ठीक है। यानी जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है वो सभी पोषक तत्व कैसे होने चाहिए बेटा? वो उचित मात्रा में विद्यमान होने चाहिए, ठीक है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो, ठीक है, ठीक है, कम हो, ठीक है ना। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, ये मैं बार बार बेटा नोट करा रहा हूँ, बड़ा काम की चीज़ होती है, ठीक है। जो मैंने बताया था हमारे कच्ची या फ्रेश जो ताज़ा फल सब्जी होते हैं उनसे मिलते हैं आहारी रेशे और साबुत अनाजों से, ठीक है। तो रुक्षांश यानी आहारी रेशे भी हों तथा जल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो मैंने इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी लिख दी, यानी परिभाषा, कि वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, यानी सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश यानी आहारी रेशे और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद में मैंने आपको ये भी लिख दिया, जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज वगैरह होते हैं, या किन्वित भोजन जैसे हमारा दक्षिण भारत में इडली वगैरह होती हैं। आटे का मिश्रण आपने खाया होगा, मिश्रण की रोटी खाई होगी, मिस्सी रोटी आपने सुनी है। हम शादी या फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो येलो कलर की जो बटर या जो घी लगा के वो देते हैं, छोटी छोटी रोटियां होती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं बेटा? वो मिस्सी रोटी होती है। पता है मिस्सी रोटी के अंदर कई प्रकार के अनाज पड़ते हैं, तो उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम जो हमारे महाराष्ट्र वगैरह में, अगर मुंबई वगैरह में जाए तो ये थेपला वगैरह खाया जाता है। तो थेपला भी बेटा क्या होता है? दालों और अनाज से बनता है। तो सोचो, दालों में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, अनाज में हमारा कार्बोहाइड्रेट वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, और दालों में हमारे प्रोटीन हो गए, कई सारे विटामिन और मिनरल भी हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें थेपला खाने से भी मिल जाएगी। तो थेपला भी एक बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार होता है बेटा, ठीक है। तो हम थेपला भी प्रयोग कर सकते हैं। घरेलू केले होते हैं, केले भी बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं होते। केले हो गए, पालक हो गए, ये हमारी सीज़न वाली सब्जियां होती हैं ना, हर सीज़न में अलग अलग सब्जी, हरा साग आता है वगैरह वगैरह, इनका सेवन कर सकते हैं। गुड़ हो गया। तो ये हमारे पास में जो उपलब्ध सब्जियां होती हैं ना, इन सब से हमें कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं, तो हम उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। तो क्यों हम इतना खर्च करें कि हम ज़रूरी है हमें रिच होना कि तभी हम सारी चीज़ें खाएं। तो हम इन सामान्यतः जो उपलब्ध चीज़ें हैं, उपलब्ध सब्जियां हैं, इनसे भी हम अच्छा आहार प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने शरीर की जो पोषक तत्व हैं वो सभी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए बेटा, ये बड़ा काम का नोट है और एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। ये मैंने परिभाषा भी लिख दी है, संतुलित आहार का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगले टॉपिक में कि भाई किस तरीके से हम सब्जियों को हमें धोना चाहिए और या साफ़ करना चाहिए फल सब्जियों को, या छिलके उतारने चाहिए, नहीं उतारने चाहिए वगैरह, ठीक है। क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो चलिए आप नोट कीजिए बेटा।
अगला टॉपिक है बेटा आपका, यानी अगला जो टॉपिक है वो है आपका अलग अलग शारीरिक कार्य व आयु अलग अलग संतुलित आहार। इस बात का मतलब है बच्चों कि जैसे हमारा जो संतुलित आहार है वो किस बात पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि हमारा शारीरिक कार्य किस तरीके से है, ठीक है, और हमारा आयु वर्ग किस तरीके, यानी आपकी एज कितनी है, ठीक है। जैसे आपको मैं उदाहरण से बताऊं कि जो व्यक्ति रिक्शा चालक है, हमारे रिक्शा चालक हैं, वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, उनको गाड़ी को ठेला को बहुत खींचना पड़ता है अपना आगे तक, तो उनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो उनके आहार के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट या वसायुक्त भोजन ज़्यादा होना चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा मिले, ठीक है। और एक ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति जो सिर्फ का साइन करता है या फिर बैठे बैठे कार्य करता है, तो उसके आहार में ऊर्जा वाले पोषक तत्व जैसे फैटी यानी जो हमारे वसायुक्त भोजन होते हैं उनकी मात्रा कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे शारीरिक यानी फिजिकल, यानी जो फिजिकल वर्क होता है ना, शारीरिक कार्य पर डिपेंड करता है। एक जिम्नास्टिक यानी जो जिम करते हैं व्यक्ति, उनके आहार में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब जिम करते हैं बेटा, उनकी मसल्स यानी जो उनकी मांसपेशी हैं वो टूट फूटती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन से उनकी मांसपेशियों में दोबारा क्या होता है, क्षतिग्रस्त भाग रिपेयर होते हैं, यानी उनका रखरखाव दोबारा से हो जाता है। तो अलग अलग आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग शारीरिक कार्य और अलग अलग आयु के वर्ग के हिसाब से उन्हें अलग अलग संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको जो सारे पोषण तत्व माता के दूध से ही मिल जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसको आहार खिलाया जाता है, तो उस तरह की डाइट उसको ज़रूरत नहीं होती जिस तरह की एक रिक्शा चालक को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अलग अलग आयु वर्ग होगा और अलग अलग शारीरिक कार्य होगा, तो उसके अलग अलग क्या होंगे बेटा, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, जो कॉमनली हम घरों में कई सारी मिस्टेक करते हैं और गलतियाँ करते हैं और करते भी आते ही हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप सोचो ये कैसी गलती है, यानी जो घरों में सब्जियां बनाई जाती हैं या हम फल वगैरह काट के या छील के खाते हैं, तो इनसे हम बहुत ज़्यादा अपना हानि भी करते हैं, यानी अपना नुकसान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा कि मानते हैं कि हमारा को जो खाना होता है उसको पकाने से क्या होता है, एक पहली बात स्वाद बढ़ता है, दूसरा उसको पचाने में आसानी होती है, लेकिन और इनके कारण क्या होते हैं बेटा, कई पोषक तत्वों की हानि भी हो जाती है ऐसा करने में, ठीक है। दूसरा, सब्जियों को बार बार छीलना, मतलब सब्जियों को छीलना फिर उसको छीलने के बाद में धोना, इससे भी हमारे पोषक तत्वों की हानि होती है। यानी हमारा सब्जियों को धोने से, यानी दोहने से हो गया, पकाने से और छिलका उतारने से भी क्या होते हैं, पोषक तत्वों की हानि होती है। अब सोचोगे ऐसे कैसे करें, तो हमें, ठीक है, क्या करना चाहिए बेटा, पकाना मतलब अच्छी प्रकार से प्राप्त भोजन ही मतलब हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, वो अच्छी तरीके से पका भी होना चाहिए ताकि उससे जो संतुलित वो है ना, संतुलित उसके अंदर जो संतुलित आहार वाली जो चीज़ें यानी जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट बिल्कुल भी ना हो। तो हमें इस तरीके से पकाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कई सारी ऐसी बातें लिखी हैं कि पकाने से क्या क्या होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे विटामिन सी की बात करें, तो विटामिन सी ज़्यादा थोड़ी सी ऊष्मा से भी क्या हो जाती है, चीज़ों से नष्ट होने शुरू हो जाती है, भोज्य पदार्थों से यानी खाने वाली चीज़ों से नष्ट होना शुरू हो जाती है यदि उसको थोड़ी सी भी हीट प्राप्त मिले, ठीक है। दूसरा, जैसे दालों को या चावलों को अगर बार बार धोया जाता है बच्चों, तो बार बार चावल और दालों को धोने से भी उसके उनमें उनमें उपस्थित जो महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसी प्रकार अगर सब्जी को क्या करा जाए, सब्जी को काटने के बाद में धोया जाए, तब भी उसमें से आवश्यक पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ये सारे स्टेपों को फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर सब्जी को धोना है तो पहले पहले ही धोने काटने से पहले फिर वो करें, ठीक है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि सब्जियां घर में पकाई जाती हैं या कुछ चावल वगैरह पकाए जाते हैं जिसके अंदर अत्यधिक पानी का उपयोग करा जाता है और फिर उस पानी को बाद में फेंक दिया जाता है। तो जो पानी वो फेंका है बच्चों, उसके अंदर भी काफ़ी सारे आवश्यक विटामिन पोषक तत्व भी चले जाते हैं। कैसे? जैसे कई लोगों को आपको ने देखा होगा कि चावल वो पसा के खाते हैं। पसाने का सेंस हो गया कि वो चावल को उबालेंगे और जिसमें से अत्यधिक पानी है उसको फेंक देंगे। तो वो अत्यधिक पानी जो फेंका उसके अंदर कई सारे पोषक तत्व चले जाते हैं। अब वो पोषक तत्व हमारे शरीर में थोड़ी आएंगे क्योंकि वो तो हमने फेंक दिए। इसलिए मैं ये भी काम नहीं करना, आवश्यकता अनुसार ही पानी या सब्जी या चावलों में उपयोग करना है और उस पानी को फेंकना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट बना दिया है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। देखो बेटा, तो मैंने लिखा है बेटा, हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य और आयु पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ ग्रीन पेन से कर देता हूँ, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ठीक है। हमारे किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है बेटा, कार्य तथा आयु पर निर्भर करता है। पोषक तत्वों को ठीक है,
अब मैंने यहाँ लिखा पोषक तत्वों का नष्ट होना। पोषक तत्व बेटा किस तरीके से नष्ट होते हैं? सब्जियों या फलों को बार बार धोने से, पकाने से भी होते हैं, और उनका छिलका उतारने से भी होते हैं। ठीक है, तो जो छिलके मतलब जो हानिकारक हैं उनको तो हम उतार के ही खाएंगे, उन्हें जरूरी थोड़ी है हम हर तरह के उसके को फल के सब्जी या फल के या सब्जी के छिलके को खा जाएंगे। अब जैसे मैं आपको बात करूं कि भाई कई सारे होता है, जैसे हमारा अब नारियल होता है, नारियल के छिलके को थोड़ी खाया जाता है। ठीक है, और सारे फल, बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिनके छिलके को नहीं खाया जाता। ठीक है, तो जहाँ हमें लगे कि वो छिलका उपयोगी नहीं है वहाँ उतारें। ठीक है, उसको हटा के रख दें। ठीक है, तो देखो बेटा, मैं लिखा उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता, इसे उचित तरीके से भी पका होना चाहिए ताकि इससे पोषक तत्व नष्ट ना हो। तो मेन काम क्या है कि हम इस तरीके से पकाएं उसे ताकि उसमें से पोषक तत्व भी नष्ट ना हो। ठीक है, देखो छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनसे कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। ठीक है, यानी अगर हम काटने के बाद में सब्जी या फलों को धोते हैं तब क्या होता है, उससे संभवतः विटामिन नष्ट हो सकती है कुछ। ठीक है, दूसरी, सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। अर्थात कई सारे ऐसे फल होते हैं कि कई लोग सेब को भी छील के खाते हैं। ठीक है भाई, संतरे को तो छील के खाने का मतलब बनता है, लेकिन सेब को छील के खाने का मतलब उसे अच्छी तरह धो लेते हैं। ठीक है, तो धो के खा सकते हैं। तो कई लोग अगर सेब के छिलके को उतार के खाते हैं यानी हटा के खाते हैं तो उससे भी उसमें कई सारे पोषक तत्व चले जाते हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत है जिनकी। ठीक है, तो हमें कई सारे अगर जो जिनके छिलकों में कई सारे पोषक तत्व होते हैं और वो खाने योग्य है, अर्थात वो विषैले नहीं है, तो हम उसे खा सकते हैं। ठीक है, उनके छिलके समेत खा सकते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। अगर हम दालों को और चावलों को बार बार धोते हैं तो भी क्या होता है बच्चों, उनसे भी कई सारे खनिज लवण अलग हो जाते हैं यानी नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद तो बढ़ता है, इसे ठीक है पचाने में भी आसानी होती है, परंतु इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, उसमें से महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। तो हमें किस तरीके से पकाना चाहिए, यानी उचित तापमान पे पकाना चाहिए और उचित तरीके से पानी उपयोग करना चाहिए कि ताकि हमें अत्यधिक पानी को बाद में निकालना ना पड़े। ठीक है, तो जिससे क्या हो, हम इस तरीके से पकाएं जिससे कि हमारे जो शरीर को आवश्यक जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं वो उसके अंदर बने रहें अर्थात नष्ट ना हो। ठीक है, यदि भोजन, ठीक है, यदि भोजन पकाने में, ये मैंने भोजन बेटा दोबारा लिख दिया। ठीक है, देखो यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। बेटा मैं यही बात कह रहा था ना बेटा कि अगर हम अत्यधिक पानी का प्रयोग करें, जल का उपयोग करें किसी भोजन को बनाने के लिए और उसके बाद में उस पानी को हम फेंक देते हैं तो क्या होता है, उससे उसमें से कई सारे प्रोटीन और खनिज लवण भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पकाने में विटामिन जो होता है, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ को पका रहे हैं, जैसे खट्टे फलों में, आपको पता है खट्टे फलों में या सब्जियों में बहुत उचित मात्रा में आंवला वगैरह में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी बेटा इतना नाजुक समझ लो कि हल्का सा उसको हीट लगी पकाने में तो वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें, अब आप सोच रहे हो कि सर तो आपको डरा रहे हैं, ऐसे पका के नहीं खाना चाहिए वो, मैं आपको डरा रहा नहीं हूँ, मेरे को आपको जानकारी देनी थी जो सही जानकारी है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व भी हैं, हम एक काम कर सकते हैं बेटा, अपने जो आहार है यानी रोजाना का जो आहार है उसमें कुछ ताज़ा फलों को प्रयोग कर सकते हैं और कच्ची सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं। कच्ची सब्जी का कहने का मतलब बेटा, जैसे गाजर कच्ची खा सकते हैं, खीरा हो गया, ककड़ी, ये कच्ची खाई जाती है, इनको पका के खाई नहीं जाती, लेकिन गाजर भी कच्ची खा सकते हैं। कभी कभार आप क्या कर सकते हो, जैसे कई सारे जो सूप बना के भी पी सकते हो उनके, तो उसमें सूप बनाने में भी ज़्यादा पोषक तत्वों का नष्ट नहीं होता। या कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, कच्ची सब्जियों का भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है, अपने आहार में ले सकते हैं, लेकिन कच्ची सब्जी वो जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, ऐसा नहीं कि हर तरह की कच्ची सब्जियों को खाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कई बार हमने देखा है बच्चे कच्ची भिंडी भी खा लेते हैं, कच्ची गाजर भी खा लेते हैं। ठीक है, कई लोग तो कच्चे घिया भी खा लेते हैं। और इनके अलावा सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो ये गाजर, चुकंदर और घिया, ये टमाटर वगैरह हो गए और करेला वगैरह, पालक हो गए, बहुत उपलब्ध होते हैं। तो इनका मार्केट में या घर में भी आप जूस बना सकते हो, तो भी हमारे शरीर के अंदर ज्यों के त्यों उसके पोषक तत्व जाएंगे जो नष्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से धोने के बाद में उनका रस निकाल के भी आप पी सकते हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए, शरीर के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ इसका। ठीक है, चलिए बेटा।
बच्चों हमारा अगला टॉपिक है अत्यधिक मोटापा, जिसे हम इंग्लिश में ओबेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने आपको जब पोषक तत्व पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य था वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना था। ठीक है, और जबकि जो हमारा वो था वसा युक्त वसा थे, उसका भी मुख्य कार्य क्या था बेटा, ऊर्जा प्रदान कराना था। परंतु जो वसा होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में उतनी मात्रा में ज़्यादा ऊर्जा प्रदान कराती है। तो क्या आप ये बात सोचते हो कि हमें ज़्यादा भोजन के अपने भोजन के अंदर हमें वसायुक्त भोजन को ग्रहण ज़्यादा करना चाहिए, यानी हमें ऐसे भोजन को ग्रहण करना चाहिए जो ज़्यादा वसायुक्त है, अर्थात जो तले हैं जैसे कि समोसा वगैरह हो गए, बर्गर ब्रेड वगैरह हो गए, ये हमें खाना चाहिए। क्या आप ये सोचते हैं हमारे लिए उचित है? ठीक है, नहीं बेटा, मैं इसका आपको उत्तर दे देता हूँ, ऐसा खाना हमारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, इसका क्या कारण है? मानते कि जो वसा होती है हमारे को ऊर्जा प्रदान करती है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, यानी लगभग दुगना या तिगुना प्रदान करती है। परंतु हर समय तली हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा वसायुक्त भोजन खाना, जैसे कि समोसे खाना, ब्रेड, बर्गर, पकोड़े, ठीक है ना, या अन्य वसायुक्त चीज़ें जैसी मिठाइयाँ होती हैं, रबड़ी होती हैं, पेड़े होते हैं, हालांकि मैं जानता हूँ ये अब बच्चों के पसंदीदा भोजन होते हैं, परंतु इसकी अत्यधिक मात्रा बेटा हमारे शरीर के अंदर एक स्थिति ला सकती है जिसे हम कहते हैं अत्यधिक मोटापा कहते हैं। ठीक है, तो हमें, मैं ये खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन हमें एक निश्चित मात्रा में यानी लिमिटेड क्वांटिटी में इनका सेवन करना चाहिए, और कभी कभार, हमेशा इनका सेवन नहीं करना चाहिए, या हमें अपनी डाइट के अंदर या आहार में डेली इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक बीमारी का हो या स्थिति का हो जिसे हम कहते हैं अत्यधिक मोटापे का शिकार हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट बना दिया बेटा। क्या आप सोचते हो, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है, क्वेश्चन है, तो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है, क्या ऐसा सही है? ये तो सही है, ठीक है, परंतु इसका ये खाना ये गलत है। ठीक है ना भाई, यह तो सही है, ठीक है, यह तो सही है, ठीक है, यह तो है, परंतु ठीक है तला खाना गलत है। ठीक है, तला खाना, ठीक है ना, अत्यधिक, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, अत्यधिक गलत है। ठीक है, अत्यधिक गलत है, गलत है। ठीक है, क्या होता है बेटा इससे? अधिक तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, ठीक है, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त यानी फैट रिच भोजन कहते हैं इन्हें, भोजन खाना निसंदेह बहुत गलत होता है, अर्थात शरीर के लिए हानिकारक होता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। बेटा मोटापा अलग चीज़ होती है, लेकिन अत्यधिक मोटापा ये ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, एक होता है हेल्दी शरीर से, कि कई बार जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं या अन्य व्यक्ति होते हैं वो शरीर से मोटे होते हैं, ठीक है ना, मतलब दुबले पतले नहीं होते हमारी तरह, ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, लेकिन इसका कहने का मतलब नहीं वो ओबेसिटी का शिकार है। अर्थात अत्यधिक मोटापा को हम ओबेसिटी कहते हैं। कई बार शरीर से हैवी होना, मोटापा, वो सिर्फ मोटापा यानी वो हेल्दी भी हो सकता है, ठीक है, कि वो हेल्दी है, पर अत्यधिक मोटापा उसे हम ओबेसिटी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझना कि आप हर किसी को देख के मोटा है तो ओबेसिटी का शिकार है, ये कदापि गलत होगा। ठीक है, मतलब अत्यधिक मोटा, जरूरत से ज़्यादा होना, वो कहलाता है हमारा मोटापा। ठीक है, अत्यधिक मोटापा तो अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ठीक है, तो अतः कहते हैं अधिक वसा युक्त भोजन यानी फैट रिच फूड हमारे शरीर में अत्यधिक मोटापे की स्थिति लाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि ज़्यादा हमें तली चीज़ें नहीं खानी है, रोज़ाना नहीं खानी है। मना करने का सेंस कि आप कभी कभार ओकेजनली या महीने में एक आध बार इनका सेवन कर सकते हैं, परंतु डेली हमारे भोजन के आहार में ये सारी चीज़ें बहुत नुकसान करेंगी। ठीक है, तो चलिए आप बेटा इसको नोट कीजिए। चलिए, थैंक यू। बच्चों आपका अगला टॉपिक है अभावजन्य रोग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है बच्चों, ये कुछ रोग होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी के या अभाव के जो कारण होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको हो सकता है कि कोई व्यक्ति क्या हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन ले रहा हो, अर्थात उसके पास में भोजन की पूरी सब ज़रूरतें पूरी हो,
पर ये भी तो हो सकता है कि उसके पास में मान लेते हैं कि पर्याप्त मात्रा में भोजन है, पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होती है, प्रोटीन होता है, और क्या होते हैं बेटा, हमारे विटामिन होते हैं, और हमारे खनिज लवण होते हैं, ठीक है। इनके अलावा हमारे क्या होते हैं बेटा, हाँ, जल और अक्षांश की मात्रा भी पर्याप्त होती है, और कुछ अन्य भी पोषक तत्व भी होते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम, आयरन वगैरह और कुछ ठीक है, ये खनिज लवण के अंदर ही आते हैं। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा हो, पर्याप्त मात्रा में भोजन का सेवन कर रहा हो, परंतु ये भी तो हो सकता है कि उसके पास में जो आहार है या वो जो आहार डेली खा रहा है उसके अंदर कोई विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो सकती है। और अगर ये कमी क्या होता है, लंबी अवधि तक रहती है, यानी अगर वो व्यक्ति भोजन तो ले रहा है और उस पर पर्याप्त मात्रा में भोजन है, परंतु उसके भोजन के अंदर किसी विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्व की जो कमी है वो लंबी समय तक यानी लंबी अवधि तक कमी रहती है, तो जिसके कारण क्या होगा, उस कमी की वजह से उस व्यक्ति के अंदर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। विकार मतलब रोग भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति प्रोटीन का अपनी डाइट के अंदर यानी अपने भोजन या आहार के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम ले रहा है, और ऐसा उसको करते 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 काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, उसे हो सकता है रोग हो जाए, उसकी जो वृद्धि है यानी जो उसकी ग्रोथ है वो अवरुद्ध हो जाए। अवरुद्ध मतलब कम ग्रोथ हो सकता है उसके चेहरे पे सूजन आ जाए, है ना, उसके चेहरे पे सूजन आ सकती है, उसे पेचिस भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी कई सारे रोग हो सकते हैं, जैसे बालों का रंग उड़ना भी हो सकता है, ठीक है, तो डायरिया वगैरह ये हो सकता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति के बारे में आप बात करो जो क्या कर रहा है कि मतलब अपने भोजन तो ग्रहण कर रहा है पर्याप्त मात्रा में, परंतु उसके भोजन के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी काफ़ी लंबे समय तक है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या हो सकता है, वो दुबला पतला हो सकता है, इतना कमज़ोर हो सकता है बच्चे कि उसको उठा भी ना जाए, यानी उसकी वृद्धि भी पूरी तरीके से अवरुद्ध हो सकती है। तो इसी प्रकार ये तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में बताया, लेकिन हमारे शरीर के अंदर विटामिन और खनिज लवणों की वजह से भी बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। कमी होने के कारण बहुत सारे रोग हो सकते हैं और विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भोजन तो बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके भोजन के अंदर मान लो अगर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, यानी लंबे समय तक विटामिन ए की कमी हो जाती है, ठीक है, यानी वो हरी सब्जियों का सेवन वगैरह नहीं कर रहा है या विटामिन ए की किसी तरीके से आप मान के चलो कमी हो गई है, तो उसके इम्पैक्ट यानी उसके ऊपर किसके प्रभाव पड़ेगा, उसकी आई साइड पे प्रभाव पड़ सकता है, यानी उसकी छिड़तर दृष्टिहीनता हो सकती है, यानी उसकी पुअर विजन हो सकता है। इसके लक्षण ऐसे हो सकते हैं बेटा, हो सकता है उसको कम दिखाई दे या रात्रि में भी कम दिखाई दे, और कभी कभी तो बच्चे ऐसा भी हो जाता है कि उस व्यक्ति की क्या होती है, पूरी तरीके से आई साइड चली जाए, यानी उसका दृष्टिहीन हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। तो इतनी खतरनाक बीमारी भी हो जाती हैं। आप अगर विटामिन बी के बारे में बात करो, विटामिन के मैंने बताया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर B1 B2 बहुत सारे विटामिन आते हैं, लेकिन हम विटामिन B1 के बारे में बात करें, अगर विटामिन B1 की मात्रा किसी व्यक्ति के शरीर में बेटा कम हो जाती है ना, तो उसको बेरी नाम का एक रोग हो सकता है। और बेरी नाम के रोग में क्या होता है, जो शरीर की मांसपेशियाँ होती हैं ना वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इवन उसके शरीर के अंदर इतनी कमजोरी आ जाती है कि उसके काम करने के लिए उसकी ऊर्जा नहीं रहती उसके शरीर में, तो इस तरीके से भी हो जाता है ना। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है लंबे अरसे तक यानी लंबी अवधि तक, तो बच्चे उस व्यक्ति के अंदर पता क्या हो सकता है, स्कर्वी नाम का रोग हो सकता है। और उसके लक्षण कैसे हो सकते हैं, हो सकता है उसके जो मसूड़े होते हैं उससे लगातार खून आता रहे, खून बंद ना हो या बहुत ज़्यादा खून आ रहा हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके घाव में भरने में बहुत लंबे समय लग जाता है, तो ये स्कर्वी रोग की काफ़ी पहचान भी होती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी का मात्रा कम हो रही है, जैसे आजकल के ज़िंदगी के अंदर दौड़ भाग के अंदर व्यक्ति धूप में भी कम निकलता है, एसी वाले या बंद कमरों में घरों में रहते हैं, तो आपको पता है मैंने कई बार आपको बताया कि जो सनलाइट के एक्सपोजर में यानी सूर्य के प्रकाश अगर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी प्रिपेयर यानी तैयार होती है। तो हमें थोड़ा बहुत धूप में भी बैठना चाहिए, धूप में भी रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी बने। परंतु अगर जिनके शरीर के अंदर विटामिन डी की लंबे समय तक या लंबे अवधि तक विटामिन डी की कमी रहती है तो उन्हें बेटे रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है। रिकेट्स नाम के रोग में पता है कैसे लक्षण होते हैं कि उसकी जो शरीर की हड्डियां है ना वो मुलायम होने लग जाती हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा मुड़ जाती हैं। तो यही है। इनके अलावा अगर आप खनिज लवणों के बारे में बात करें, कैल्शियम की कमी से बेटा दंतछय यानी दांत टूट सकते हैं, अस्थियाँ जो होती हैं हमारी यानी बोन्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, अस्थियाँ, है ना, तो कमज़ोर भी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, है ना।
और उनका डिके नहीं, उनका क्या हो सकता है, क्षय भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर आयोडीन से तो मेरे को याद आ जाता है नमक के बारे में, कि आपने कई सारी एडवर्टीजमेंट के अंदर बेटा देखा होगा कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट वाली जो कंपनी होती है जो सॉल्ट को बनाती हैं या मतलब उसको तैयार करती हैं, तो वो उसके अंदर प्रचुर मात्रा में आयोडीन डालती हैं, है ना। आयोडीन एक खनिज लवण होता है। तो आयोडीन क्या होता है बेटा, हमारे शरीर के अंदर एक बहुत बड़े रोग को रोकता है। हमारी जो ये गर्दन होती है ना, गर्दन में एक ग्रंथि होती है, ठीक है। अगर हम आयोडीन की मात्रा नहीं ले रहे, प्रचुर मात्रा नहीं ले रहे, या हमारे खाने में लंबे अरसे तक इस पोषक तत्व की कमी है, तो हमारी शरीर की यहाँ गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूलने लगती है, जिसे हम घेंगा या गोइटर नाम का रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आयोडीन की कमी से भी हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ तक कि आयोडीन की कमी से बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी मानसिक विकलांगता आ सकती है उनके अंदर। ठीक है, यानी मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है उनके अंदर। ठीक है बेटा। इसके अलावा लोहा माने यानी आप आयरन के बारे में सुना हो, आयरन की टैबलेट भी आपको स्कूलों में खिलाई जाती है, चाहे वो फॉलिक एसिड के और आयरन के साथ में, या वीकली में एक आयरन की टैबलेट खिलाई जाती है। तो आयरन हमारे शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण क्या है, एक खनिज है। ठीक है, और उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर लंबे अरसे तक क्या होगा कि अगर आयरन की कमी रहती है तो इससे हमारे को एनीमिया यानी अरक्तता हो सकती है, यानी खून की कमी हो सकती है। और जब खून की कमी होगी तो शरीर कमज़ोर हो सकता है ना। तो हमें इन सारी चीज़ों को, पोषक तत्वों का सेवन भी करना चाहिए। सिर्फ हमें अपने स्वाद यानी टेस्ट के अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए। घर में जैसे अच्छी सब्जी बनती है, जैसे घिया, तोरई, सब परहेज करते हैं इन सब्जियों से क्योंकि लगभग किसी को पसंद नहीं होती। परंतु जैसे पालक, जो हरी सब्जियां वगैरह होती हैं, गाजर, हरी सब्जियां, टिंडे, घिया, सीताफल, ये नाम से ऐसे लगते हैं, तुरई वगैरह होती हैं और दालें वगैरह, लेकिन बेटा इन्हीं के अंदर प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो जो लोग चिकन या एग वगैरह खाते हैं तो उनको भी ये होना चाहिए कि उनके हरी सब्जी का सेवन भी करना चाहिए। और वो हरी सब्जी जिनसे आपको ऐसा लगता है कि भाई खाने में टेस्टी नहीं है, बट खाने में टेस्टी नहीं है, लेकिन उन सब्जियों के अंदर बेटा काफ़ी प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो आप अब बताओ, टेस्ट को सोच के खाओगे या फिर ये सोच के खाओगे कि हमारे शरीर का, हमारी ग्रोथ हो, हमारा मानसिक विकास हो, हम है ना बुद्धिमान बने, है ना, इस तरीके से, या हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का रोग ना हो। तो इसलिए हमें इन सब्जियों का भी सेवन करना पड़ेगा। कभी कभार हमें कच्ची सब्जियों का भी सेवन करना पड़ सकता है, ताज़े फल वगैरह, सलाद वगैरह को भी खाना चाहिए। ठीक है, तो परहेज ना करें खाना खाने से, जो स्वाद है उसको तो खाओ आप, लेकिन कभी कभार हम अपने स्वाद के ना देखते हुए हमें किस तरीके से सब्जियों को खाना चाहिए कि सिर्फ हमें इसलिए भी खाना चाहिए कि उससे हमारे को पोषक तत्व मिलेंगे, और वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, जिनकी वजह से ही हमारा मानसिक से लेकर हमारा शारीरिक विकास होगा, वृद्धि होगी, है ना, और हम रोगों से भी बचेंगे। ठीक है, तो मैंने एक शॉर्ट नोट बना दिया है बेटा, ठीक है ना, बुक से, और बुक से बिल्कुल मिलता जुलता पूरा ही है, और आप इसको नोट कर सकते हो, एग्जाम में आपकी खूब मदद करेगा। ठीक है, तो मैंने डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में भी लिखा, यानी अभावजन्य रोग क्या होते हैं। तो अभावजन्य रोग बेटा उन्हीं रोगों को कहा जाता है कि अगर लंबे समय अवधि तक हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उनसे जो हमारे शरीर के अंदर रोग होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। तो इंग्लिश में बेटा उन्हें डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो वे रोग, ठीक है ना, यानी वे रोग, ठीक है, जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की, यानी लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया, यदि मान लो किसी व्यक्ति के भोजन में, यदि कोई व्यक्ति भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेता, अगर वो प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेता है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध। ठीक है ना, वृद्धि का अवरुद्ध मतलब उसकी ग्रोथ रुक सकती है बेटा। ठीक है, चेहरे पे सूजन भी आ सकती है ना, बालों का रंग उड़ना मतलब बालों का डिस्कलरेशन होना, मतलब रंग का चेंज भी हो जाना हो सकता है। त्वचा की बीमारी भी हो सकती है, यानी उसके जो स्किन रोग भी हो सकते हैं उसको, और पैचिस माने डायरिया जैसी बीमारी भी उसको हो सकती है। ठीक है, अगर भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का अभाव रहे बेटा, तो दोनों के अभाव के कारण व्यक्ति दुबला पतला हो सकता है तथा उसकी वृद्धि पूरी तरह भी अवरुद्ध हो सकती है। आप समझ रहे हो कि वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो सकती है, मतलब उसकी ग्रोथ कंप्लीटली रुक सकती है। ठीक है, हो सकती है। ठीक है,
अच्छा, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण भी होने वाले रोगों को और विकारों को मैंने बेटा एक टेबल में बना दिया है। ऐसे बुकों में भी कई सारी टेबलों में मिलेगा। और मैं इस टॉपिक के बारे में बेटा एक खास बात बता दूं, ये टॉपिक ऐसा है कि आप तो भी छोटी क्लासेस में हो, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे या एजुकेशन ऑब्टेन करने के बाद में आप जॉब के लिए सर्च करोगे, तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जनरल स्टडी में कहो या जीके में कहो या जीएस में, है ना, उसमें इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी वो रोगों के नाम पूछता है, किस तत्व की वजह से, किस पोषक तत्वों की वजह से ये रोग होते हैं। तो मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। तो इस टेबल में मैंने 3 कॉलम बनाए बेटा, उसमें विटामिन या खनिज का नाम लिखा है, और फिर अभावजन्य रोग का नाम क्या है, और फिर उस रोग के लक्षण क्या हैं। तो देखो बेटा, पहला विटामिन ए की कमी से, यानी क्षीणता दृष्टिहीनता, यानी पुअर विजन हो सकता है, यानी आंखों को कम दिखाई देना। कम, इसके लक्षण क्या है भाई, कमजोर दृष्टि हो सकती है, यानी धुंधलापन दिखाई देना, अंधेरे या रात में कम दिखना, या पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी 1 की कमी से क्या हो सकता है बेटा, बेरी का रोग हो सकता है, और इसके कुछ लक्षण क्या है, दुर्बल पेशियाँ हो सकती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी जो हम डेली अपने रूटीन वर्क है उसको करते हैं तो उसके लिए एनर्जी कमी हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। विटामिन या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, बेटा इसको तो बड़ा ध्यान से रखना है, कई बार पूछा जाता है। स्कर्वी रोग हो सकता है, और स्कर्वी रोग के जो लक्षण है वो मसूड़ों से खून आना, निकलना, और घाव भरने में अधिक समय लेना, यानी जो बाउंड है उसको हीलिंग करने में काफ़ी लंबे समय लग जाता है। ऐसा होता है कई लोगों के साथ में, अगर उसके शरीर के अंदर विटामिन सी कम हो जाए, क्योंकि विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपको कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स लोग थे हमारे, है ना, और जो वर्कर्स वगैरह थे हमारे, नर्स वगैरह थे, वो विटामिन सी का इंटेक करने के लिए, यानी विटामिन सी लेने के लिए ज़्यादा कह रहे थे। यानी जैसे खट्टे फलों का सेवन करना, जैसे उनके अंदर क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट का होने, यानी जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर हमारी विटामिन सी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होती है। जैसे आप देखोगे आंवला होता है, आंवला बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, उगाया भी जाता है और मार्केट में मिल जाता है। तो आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है ना। इसके अलावा संतरे, नींबू हो गए, खट्टे फल हो गए, अमरूद हो गए, हमारी मिर्ची के अंदर भी विटामिन सी होती है, ठीक है। तो कई सारे जो रोग मतलब जो फल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, विटामिन सी होती है। और अगर विटामिन सी होती है, सी की वजह से हमारी क्या बनती है, प्रतिरोधक क्षमता बनती है, और रोगों से लड़ने की हमारी क्या आती है, ताकत आती है। तो कोरोना काल में इसीलिए भी आपको पता होगा कि विटामिन सी लेने का बहुत ज़्यादा फोर्स करा जा रहा था, ठीक है। तो विटामिन सी का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी कि उसकी कमी से हमारा स्कर्वी भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा लंबे समय अवधि तक हमारे शरीर के अंदर ना रहे, ठीक है, और उससे हमारे घाव बनने में भी लंबा समय लग सकता है। विटामिन डी या विटामिन डी की वजह से रिकेट्स नाम का बीमारी हो सकती है, और इसकी जो लक्षण है यानी सिम्टम्स हैं वो है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ठीक है। कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और दंत, यानी जो हमारे टिथ यानी दांत और जो हड्डियाँ हैं ना, उनका छेद डिके हो सकता है, छेद मतलब गिर सकते हैं दांत वगैरह। कमजोर अस्थियाँ या दंत छेद इसकी पहचान है। आयोडीन की कमी से घेंगा यानी गोइटर हो सकता है, गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, और बच्चों में मानसिक विकलांगता तक आ सकती है बेटा आयोडीन की कमी से, ठीक है। और लोहा यानी जो आयरन की कमी से अरक्ता, जिसे हम कहते हैं बेटा हम एनीमिया कहते हैं, और एनीमिया से बेटा कमजोरी आती है, ठीक है। तो बेटा आज का जो क्लास थी हमारी, ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट था, मतलब चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट था। तो आज ये पूरी तरीके से चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो मैं एक दो आपसे अगर मैं क्वेश्चनिंग करूं जो बुकों के अंदर भी है, जैसे बुकों के अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि 5 पोषक तत्वों के नाम बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। अच्छा, इनके अलावा भी कौन सी जो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व होते हैं जो आवश्यक होते हैं, वो होता है बेटा हमारा रुक्षांश। रुक्षांश का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, आहारी रेशे होते हैं, और जल की भी हमारे उचित मात्रा चाहिए होते हैं। अच्छा बेटा, अगर आपसे कोई इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो आसानी से, स्कर्वी हो सकता है। अच्छा, विटामिन ए, जो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो गया, और विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है बेटा, विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, लंबे समय से अगर विटामिन ए यानी विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुंचती, तो बेटा हो सकता है हमें आंखों से संबंधित यानी आई साइड से संबंधित रोग हो सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लोहा तत्व की वजह से, कमी की वजह से हमारे शरीर में कौन से रोग हो सकते हैं, तो अरक्तता यानी एनीमिया हो सकता है, और एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं बेटा, कमजोर हो जाना। विटामिन बी 1 की कमी से क्या हो सकता है बेटा,
विटामिन बी, बी से फिर बेरी बेरी का रोग है ना, तो बेरी बेरी का रोग हो सकता है, उसके लक्षण। तो कई तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और आप जो मैंने पूरे नोट्स लिखवाए आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ लो और बहुत अच्छे तरीके से आप हर क्वेश्चन का जवाब देने के योग्य हो जाओगे। क्लियर है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इसको नोट करो, और ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहिए बेटा, ताकि मैं नई नई वीडियो लाता रहूँ और अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाते रहें। ठीक है, तो नोट कीजिए बेटा।